Hello, good morning, students. Today we will start the sixth lesson, International Organization, means अंतर्राष्ट्रीय संगठन. तो एट फर्स्ट वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? एट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क फॉर वन कंट्री, इट वर्क्स फॉर ऑल कंट्रीज. अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, इनकी जो खास बात होती है वो ये होती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी वन कंट्री के लिए काम नहीं करते, ये सभी कंट्रीज के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज some situations are very big that one country cannot deal with it. In this international organizations help each other. एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, एपिडेमिक्स, टेररिज्म. ये जो सिचुएशन होती हैं इनमें कोई भी कंट्री जो है वो अकेला जो है वो इनका सामना नहीं कर सकता. तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, ग्लोबल वार्मिंग है, एपिडेमिक्स है, टेररिज्म है. ऐसी सिचुएशन में कोई भी कंट्री जो है इन जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनका सामना अकेला नहीं कर सकता. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें हेल्प करता है एक दूसरे की. नेक्स्ट दिया है आईओ, मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन वॉर्स, पीस एंड सॉल्व कंट्रोवर्सी अमंग डिफरेंट कंट्रीज. जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो वार्स, युद्धों को रोकने का काम करते हैं, और पीस, जो वर्ल्ड पीस है, विश्व शांति है, उसको बनाए रखने के लिए काम करते हैं. और जो कंट्रोवर्सी होती है डिफरेंट कंट्रीज में उनको भी सॉल्व करने का काम करते हैं. नेक्स्ट दिया है इवोल्यूशन ऑफ द यूएन. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18, League of Nations was born, but it could not stop the World War II. जैसे कि आपको पता ही है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ये 1914 से लेकर के 18 तक चला था, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जान माल का. तो ऐसे में आगे ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो, तो ऐसे में एक लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत की गई थी. लीग ऑफ नेशन जो था इसका मेन जो एम था वो यही था कि जो वर्ल्ड पीस है उसको बनाया जाए, और जो कंट्रोवर्सी होती है अमंग डिफरेंट कंट्रीज उसको रोका जाए. लेकिन बट इट कुड नॉट स्टॉप द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. लीग ऑफ नेशंस जिस एम के साथ फॉर्मेशन इसकी की गई थी उस चीज़ के लिए यह बिल्कुल फेल हो गया था, नाकाम हो गया था, और वर्ल्ड वार सेकेंड जो था वो स्टार्ट हो गया था. यानी कि ये वर्ल्ड वार सेकेंड को नहीं रोक पाई. नेक्स्ट है इन सेकेंड वर्ल्ड वार 1939-45 मैनी मोर पीपल डाइड एंड वर वाउंडेड इन दिस वार देन एवर बिफोर, एंड देन यूएन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस. सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से लेकर के 45 तक चला था, इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, घायल हो गए. और फिर क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशंस के सक्सेसर के रूप में यूएनओ की फॉर्मेशन की गई थी. और यूएनओ जो है इसकी फॉर्मेशन के टाइम पर यही सोचा गया था कि लीग ऑफ नेशन से अच्छा काम करके दिखाएगा, और इसको बड़ी मजबूती के साथ फाउंड किया गया था, बनाया गया था. अब इसकी फॉर्मेशन की बात आती है तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर 1945 एंड इंडिया साइन ऑन 30 अक्टूबर 1945. यूएनओ की अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था. और जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो 51 कंट्रीज जो थे इसमें शामिल हुए थे, और इंडिया ने 30 अक्टूबर 1945 को साइन किया था. यानी कि इंडिया जो है इसका मेंबर 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था. नेक्स्ट दिया है यूएन ऑब्जेक्टिव्स. यूएन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सबसे पहले टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स.
यूएनओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, उनको रोका जाए। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते हैं वो सारे के सारे रोके जाएं। टू शो कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन जो है उसको बनाया जाए, सहयोग की भावना जो है उसको डेवलप की जाए। नेक्स्ट, इफ इट वाज फाउंडेड टू वार इन एनी कंट्री देन टू ओवरकम द लिमिट्स ऑफ एनिमीज। यदि किसी देश का वो वार जो है वो बन जाता है, या जब देशों के बीच युद्ध होता है तो उस टाइम पर एनिमीज जो हैं उनकी शक्तियों पर काबू पाना या एनिमीज पर लिमिट्स लगाना जो है वो यूएनओ का काम बन जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इराक और कुवैत के बारे में हमने पढ़ा था। इराक ने क्या किया था, अनेक्स कर लिया था कुवैत को, और जब कुवैत पर उसने हमला किया था, अटैक किया था, तो उस टाइम से पहले यूएनओ ने उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इराक नहीं माना। तो उस टाइम पर फिर यूएनओ ने परमिशन दे दी थी, क्योंकि उसने ओवरकम करना था लिमिट्स ऑफ एनिमीज, यानी कि एनिमीज की जो लिमिट्स हैं उन पर काबू करना था। तो इराक पर काबू करने के लिए यूएनओ ने जो वार की परमिशन थी वो दे दी थी, और 34 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इराक पर अटैक कर दिया था और कुवैत को उससे छुड़वाया था। तो इस तरह से जो यूएनओ है वो एनिमीज की लिमिट्स पर ओवरकम करता है, उस पर पाबंदियां लगाता है। नेक्स्ट दिया है टू वर्क इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। यूएनओ जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट दिया है टू हेल्प इन एपिडेमिक्स एंड एनी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। यूएनओ जो है वो एपिडेमिक्स और दूसरे जो क्राइसिस हैं, खतरे हैं वर्ल्ड में, उनको ख़त्म करने में सहायता करता है। मीन्स जो भी महामारी वगैरह आती है उस पर अकेला देश जो है वो काबू नहीं पा सकता, तो ऐसे में जो यूएनओ है वो काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट दिया है एट प्रेजेंट यूएन हैव, जो एट प्रेजेंट यूएन की जो संख्या है, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, वो इसमें दिए गए हैं 193। तो 193 कंट्रीज ऐसे हैं जो एट प्रेजेंट यूएनओ के मेंबर कंट्रीज हैं, और इसमें साउथ सुडान जो है ये सबसे लास्ट मेंबर है, और प्रत्येक मेंबर को अपनी वोट डालने का अधिकार होता है, यानी कि प्रत्येक मेंबर के पास अपनी एक वोट होती है। नेक्स्ट इज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें यूएस, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट हैं, और इनके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जो 2 साल में चुने जाते हैं। अगर कोई भी कंट्री, अगर यूएन काउंसिल का मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के जो 10 मेंबर्स दिए गए हैं उनका अगर मेंबर है, तो नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा से वो नहीं चुना जाएगा, बिकॉज 193 मेंबर्स हैं, तो 193 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स जो हैं वो चुनने हैं, तो 10 मेंबर्स चुनने हैं, तो यूएनओ जो है वो सभी को मौका देना चाहता है। तो ऐसे में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको 2 साल के बाद दोबारा से नहीं चुना जाता। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी जनरल इज द हेड ऑफ द यूएन एंड प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरस होम 1 जनवरी 2017 एंड पुर्तगाल। तो अब सिक्योरिटी जनरल, जो यूएनओ के सिक्योरिटी जनरल हैं वो, और यूएनओ के हेड जो हैं वो प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरस हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला था,
और ये पुर्तगाली हैं। और इनसे पहले जो सिक्योरिटी जनरल थे वो बान की मून थे, जो कोरिया से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। सबसे पहले दिया गया है द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड डिमांड फॉर एन इंक्रीज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप। जो बड़ा डिस्कशन होता है इस यूएनओ के डिस्कशन का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सिक्योरिटी काउंसिल में ये परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाना। यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 10 हैं, तो इनकी संख्या को बढ़ाना यूएन का सबसे बिगेस्ट डिस्कशन होता है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट fall within the jurisdiction of the organization. Some countries and experts want the organization to work in peace and security mission. Other wants to develop and humanitarian work. इसमें क्या है कि जो jurisdiction of the organization, यूएनओ का जो न्यायालय है उसमें कुछ कंट्रीज और कुछ एक्सपर्ट जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस के लिए काम करे, और जो दूसरे हैं वो भी ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है, मानवता के लिए जो किए जाने वाले काम हैं उनको ज़्यादा डेवलप किया जाए। उसके बाद है चेंजेस आफ्टर द कोल्ड वार। सबसे पहले दिया गया है द सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड। जो सोवियत यूनियन है उसको कोलैप्स कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। सोवियत यूनियन जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, और यूएसएसआर जो था इसमें 15 मेंबर्स का एक ग्रुप था। इसमें सबसे बड़ा मेंबर जो था वो रसिया था। तो ये जो इनके अलावा 14 मेंबर्स और थे, उस ग्रुप को कोलैप्स कर दिया गया था। नेक्स्ट दिया है द यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। यूएसएसआर के विघटन के बाद, जिसको 1991 में किया गया था, 27 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर को कोलैप्स किया गया था। उसके बाद जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रह गई थी वो यूएसए ही रह गई थी। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन। जो रशिया और उसके सक्सेसर थे 14 अदर कंट्रीज, जैसा कि बताया गया है, तो उनके बीच जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही अच्छी थी। एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। और यूएस जो है वह भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। चाइना इज फास्ट एमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर। चाइना जो है ये एक फास्ट एमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर, बहुत तेजी से एक ग्रेट पावर के रूप में निकल कर के आया था। एंड इंडिया आल्सो इज ग्रोइंग रैपिडली। इंडिया भी बहुत तेजी से विकास करता है, तेजी से ग्रो करता है। फिफ्थ पॉइंट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। इंडिया के अलावा जो एशिया है उसकी इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी थी। मैनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड द यूएन। बहुत से नए कंट्रीज जो थे उन्होंने यूएन को ज्वाइन कर लिया था। ए होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड। जीनोसाइड्स, नरसंहार जिसको बोलते हैं, सिविल वॉर, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, फैशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसमें पूरे के पूरे देश वर्ल्ड के लिए एक चुनौती बने हुए थे, चैलेंजेस बने हुए थे। तो ऐसे में वन कंट्री जो है वो एक दूसरे की हेल्प के बगैर काम नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी देश जो है वो इन सिचुएशंस में पार नहीं पा सकता, यानी कि उसको दूसरे देशों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जो यूएनओ था यह बहुत ज़्यादा काम
करता था। नेक्स्ट है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। फर्स्ट दिया है इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन एंड हैड थ्री मेन कंप्लेंट्स। 1992 में क्या हुआ था, जो यूएन जनरल असेंबली थी, यूएनओ की जनरल असेंबली जो थी, उसने रिजोल्यूशन को जो अडॉप्ट किया था, उसमें तीन कंप्लेंट्स जो थी वो क्या थी। सबसे पहले द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वह कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज जो थी, राजनीतिक जो वास्तविकता थी, उसको स्वीकार नहीं करती थी या उसको रिप्रेजेंट नहीं करती थी। उसके बाद इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट्स ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावर्स। यूएनओ में क्या होता था कि जो वेस्टर्न वैल्यूज और इंटरेस्ट थे उनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा फैसले लिए जाते थे, या फिर जो डोमिनेटेड थे उनके पावर्स को देखते हुए फैसले लिए जाते थे। यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे उनके पावर्स को देखते हुए फैसले लिए जाते थे, और ज़्यादातर जो वेस्टर्न वैल्यूज और इंटरेस्ट थे, वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा फायदा होता हो, वो फैसले जो थे वो इसमें लिए जाते थे। फिर है इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें यूएनओ की दूसरी कमी क्या थी कि इसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन जो थी उसकी कमी थी, समान प्रतिनिधित्व की कमी थी। नेक्स्ट है ऑन 1 Jan 1997 द यूएन सिक्योरिटी जनरल कोफी अन्नान initiated an inquiry for new permanent and non-permanent members that fulfilled। 1 जनवरी 1997 को यूएन सिक्योरिटी जनरल जो थे कोफी अन्नान, उन्होंने इंक्वायरी के लिए न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स जो थे उनको फुलफिल करने की बात कही थी। उन्होंने क्या इंक्वायरी फुलफिल की थी, ए मेजर इकोनॉमिक पावर के एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए ये कंडीशन जो थी वो पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया है ए मेजर इकोनॉमिक पावर, कि वो देश इकोनॉमिक पावर में बहुत बड़ा होना चाहिए। मेजर मिलिट्री पावर, और मिलिट्री पावर भी उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, यूएनओ का जो बजट है उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला होना चाहिए। ए बिग नेशन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बेस पर वह एक बड़ा देश होना चाहिए। ए नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो डेमोक्रेसी और मानव अधिकार को की रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। ए कंट्री शुड रिप्रेजेंट वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। तो एक ऐसा देश होना चाहिए जो वर्ल्ड डाइवर्सिटी उसमें शामिल हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर बेस पर। उसके बाद है देखो, इसमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो यूएस काउंसिल है, ये यूएनओ की काउंसिल जो है, सॉरी, यूएनओ काउंसिल जो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसका परमानेंट मेंबर बनने के लिए ये कंडीशंस दी गई हैं, ये 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है जो पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्या भारत को, इंडिया को यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। तो उसके लिए यूएन, ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लिए जो भी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए वो कौन कौन सी है वो हमने पढ़ लिया है। तो क्या इंडिया के पास ये सारी कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल होती हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें ए मेजर इकोनॉमिक पावर, ये भी इंडिया के पास है। ए मेजर मिलिट्री पावर, ये भी इंडिया के पास है। तो कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, तो यूएन बजट जो है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। ए बिग नेशन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन,
और पॉपुलेशन के बेस पर तो हम कह ही सकते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पोजीशन जो है वो चाइना की है, जिसकी 1.40 अब जो है वो पॉपुलेशन मिलती है। और उसके बाद इंडिया की ही है 135 या 136 के आसपास। तो फिर है ए नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। ये भी पॉइंट जो है वो इंडिया में कंडीशन जो है ये पूरी होती है। यहाँ पर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है ए कंट्री शुड रिप्रेजेंट वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। ये तो इंडिया में कंप्लीट होते ही हैं। तो सारी की सारी जो कंडीशंस लगाई हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए, वो सारी कंडीशन जो हैं वो इंडिया के द्वारा फुलफिल की जाती हैं। तो इसलिए इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट इज सम एक्सपर्ट्स थिंक दैट वीटो पावर शुड बी एबोलाइज्ड। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि वीटो पावर जो है उसको एबोलाइज करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। इज़ गिवन टू ओनली परमानेंट मेंबर्स, जो केवल परमानेंट मेंबर्स को दी गई हैं। उसके बाद है आफ्टर द WW2 यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज गिवन द प्रिविलेज पोजीशन एंड बिकेम द परमानेंट मेंबर्स। जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज थे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर से बन गए थे। नेक्स्ट दिया गया है द नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्व फॉर 2 years एंड कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ए टर्म ऑफ 2 years। कि नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद उनको जल्दी से चुना नहीं जाता दोबारा से। फिर है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? इन टेकिंग डिसीजंस द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाय वोटिंग। ऑल मेंबर्स हैव वन वोट, however the permanent members can vote in a negative manner, so that even if all other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can neglect the decision. This negative vote is the veto। तो क्या होता है इसमें कि 193 कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर कंट्रीज हैं यूएनओ के। तो कोई भी इशू जो है जिस पर वोटिंग होनी है, अगर 193 में से 192 कंट्रीज जो हैं वो अपनी वोट कर देते हैं उसके फेवर में, लेकिन वन कंट्री जिसके पास विटो पावर है या जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से एक भी मेंबर अगर नेगेटिव जवाब देता है या उसके फेवर में नहीं है, तो उसके लिए उस डिसीजन को रद्द कर दिया जाता है, उस डिसीजन को ख़त्म कर दिया जाता है। और केवल 192 कंट्रीज जो हैं वो उस पर एग्री हैं और वन कंट्री जिसके पास वीटो पावर है वो उस पर एग्री नहीं है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो यही होती है वीटो पावर। मीन्स जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पर नेगेटिव रिपोर्ट देता है या नेगेटिव अपनी राय देता है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये होती है वीटो। अब आता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन। एज द यूएन कंप्लीटेड 60 years of its existence, the heads of all the member states met in 2005 to celebrate the anniversary and review the situation। जब यूएनओ ने अपनी फॉर्मेशन के 60 साल पूरे किए थे 2005 में, तो उन्होंने एक सेलिब्रेशन किया था इसकी एनिवर्सरी के टाइम पर। तो उसमें कुछ सिचुएशन पर रिव्यू लिए गए थे, दोबारा से पुनर्विचार किया गया था। वो कौन से थे? क्रिएशन ऑफ ए पीस बिल्डिंग कमीशन। ये सोचा गया था या ये कहा गया था कि भाई पीस बिल्डिंग कमीशन जो है, शांति आयोग जो है, उसको बनाया जाना चाहिए।
उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ऑन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज। यूएनओ को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, और अगर कोई भी नेशनल गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स के को प्रोटेक्ट करने में सफल नहीं है, उनको बचाने में सफल नहीं है, तो यूएनओ जो है इसके लिए प्रयास ही करेगा। यानी कि नेशनल गवर्नमेंट्स के फेल होने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काम करना यूएनओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006। फिर क्या है, एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी और इसको 19 जून 2006 से ऑपरेट किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसमें यूएनओ जो है वो उसने एग्रीमेंट किया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का। नेक्स्ट दिया है कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, कि जो टेररिज्म है उसकी हर फॉर्म में कंडेमनेशन करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेसी फंड, और डेमोक्रेसी फंड जो है उसको बनाना चाहिए। एंड एग्रीमेंट्स टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एग्रीमेंट्स किया गया था टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल को चलाने के लिए। तो इस तरह से हमारे इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेसन में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।